वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल गुप्ता, आपका टीचर। कैसे हो स्टूडेंट्स? आप सब स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स वाला चैप्टर कराने जा रहा हूं ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है जी, इसको हम और एडजस्टमेंट्स इन प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 सीए फाउंडेशन और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। बट स्टूडेंट्स, एक मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ क्लास 11 लिखा है तो सीए फाउंडेशन वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा कि, और ना बीकॉम वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सब क्लासेस के लिए आपको पता है, ये एक बेसिक चैप्टर है जिसको समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो मेरा ये पर्पज़ था इस वीडियो को बनाने का कि ये तीनों क्लासेस के लिए एक ही वीडियो हो जाएगी और अलग अलग नहीं पोस्ट करना पड़ेगा मेरे को भी। और ये कंबाइंड चीज़ है जो सबको एक इंटरेस्टिंग वे में समझ आनी चाहिए। क्वेश्चंस करते समय आपको दिक्कत आती है, एडजस्टमेंट्स को कैसे पास करना है, तो ये चैप्टर बेसिकली मैंने इसी चीज़ के लिए बनाया है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। फाइनल अकाउंट्स, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, P&L and balance sheet are prepared to determine the financial performance of the accounting period and financial position of the enterprise at the year end. ठीक है जी, therefore all revenues earned during the year and expenses incurred during the year, whether paid or not, are accounted following the accrual assumption. ठीक है जी, ये किसको फॉलो करके बनते हैं? एक्रूअल अजम्पशन को फॉलो करते हुए बनते हैं। इसीलिए हमें इससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस को चाहे पे किए हैं चाहे नहीं पे किए वो ऐड करने पड़ते हैं, और अगर प्री पेड या एडवांस है वो लेस करना पड़ता है। ठीक है जी, वही स्टेटस हमें इनकम के साथ करना होता है। सो देयरफॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर द ईयर वेदर पेड और आर नॉट included, income earned during the year whether received or not are included. तीसरा, expenses incurred relating to subsequent years are excluded. और चौथा, income earned relating to the subsequent years are also excluded and liabilities incurred are included. तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। राइट गाइस, तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसकी पहली एक एक करके एडजस्टमेंट की, जो कि आपको पता है बेसिक चीज़ होती है। सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट आती है, और कोई एडजस्टमेंट आए ना, क्लोजिंग स्टॉक तो गिवन ही होता ना। तो गाइस उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये कैसे आएगा? ये ट्रेडिंग अकाउंट में, फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट्स में, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे आएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक करके। और दूसरी एंट्री इसकी कहाँ जाएगी? एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से ये डिपिक्ट होता है वहाँ पे। राइट गाइस, तो चलिए अब हम सेकंड एडजस्टमेंट करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड। गाइस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यूज हो चुके हैं लेकिन अभी पे नहीं किए। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट का क्या मतलब है? ट्रेडिंग अकाउंट है टू वेजेस। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे शो होना, मेरा मतलब कि यदि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने, उसमें आउटस्टैंडिंग कर दीजिए। और यदि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो वो किस में जाएगा? P&L में। इसके एग्जांपल मैंने सैलरीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड करके लिया। और ये बैलेंस शीट में ये दोनों किस में जाएंगे? दूसरी एंट्री इसमें कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग सैलरीज करके। ठीक है गाइस, चलिए ये थी दूसरी एडजस्टमेंट हमारी। ओके, चलिए अब तीसरी एडजस्टमेंट की बात करते हैं, प्री पेड एक्सपेंसेस की। और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस किसी भी नाम से आ सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट सेम रहेगा। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? प्री पेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है गाइस, तो अगर तो वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री रेंट है और वो आपने प्री पेड किया हुआ है तो लेस हो जाएगा। और दूसरा P&L में कैसे जाएगा? P&L अकाउंट में यदि P&L से रिलेटेड खर्चा फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस है तो लेस प्रीपेड हो जाएगा। और ये दोनों अगेन आपको पता है, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट के अंडर आ जाएंगे, फैक्ट्री रेंट और इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल। ये जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही हो, ये कोई एक एग्जाम्पल का मतलब तो एग्जाम्पल है, किसी भी तरीके की नेचर का खर्चा हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग में डायरेक्ट आएंगे और P&L में इनडायरेक्ट आएंगे। राइट गाइस, चलिए तो एक्रूड इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो जर्नल क्या है? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट। राइट गाइस, और उसके बाद है ट्रेडिंग अकाउंट,
ट्रेडिंग अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं आती। ये स्पेसिफिकली जानबूझ के मैंने लिखा है बिकॉज ट्रेडिंग में मेन जो हमारी सेल्स ही रहती है, जितने भी इनडायरेक्ट इनकम होती है वो यहाँ P&L में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में ये नहीं आएगा। और P&L में कैसे आएगा? बाय इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल है तो ऐड कर देंगे उसमें एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे गाइस, ऐड कर देंगे। और दूसरा बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में चला जाएगा। बैलेंस शीट में ये एक्रूड इंटरेस्ट करंट एसेट के अंडर आ जाएगा। राइट गाइस, चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं। फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या हो सकती है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम, मतलब इनकम हमें पहले मिल गई है। फॉर एग्जांपल इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? रिस्पेक्टिव इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है जी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम क्रेडिट कर देंगे। तो जाहिर है जैसे कि बात इनकम की हो रही है तो ट्रेडिंग अकाउंट से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ तो डायरेक्ट इनकम जो कि सेल होती है वही आएगी, ऑपरेटिंग इनकम। और यो जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग या इनडायरेक्ट इनकम्स है वो इसमें आएंगी। बाय कमीशन लेस रिसीव्ड इन एडवांस कर देंगे और ये लाइबिलिटी के फॉर्म में बैलेंस शीट में शो होगी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस करके। राइट गाइस, चलिए नेक्स्ट है हमारी डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या बनती है गाइस? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है गाइस, समझ लग रही है आपको? ठीक है जी, और वो तो आपको पता है P&L में खर्चा जाना है और फिक्स्ड एसेट में से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखा देनी है। ठीक है जी, और उसके बाद मैनेजर की कमीशन कैसे शो करनी है हमें? सो मैनेजर की कमीशन के लिए P&L अकाउंट डेबिटेड टू मैनेजर्स कमीशन पेबल अकाउंट। P&L अकाउंट डेबिटेड टू मैनेजर्स कमीशन पेबल अकाउंट को कैसे शो करेंगे? ये आ जाएगा P&L अकाउंट में टू मैनेजर्स कमीशन करके आ जाएगा। ठीक है जी, और मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन करके लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है बच्चे? चलिए ये हम आगे इसका करते हैं। बैड डेट्स वाला। सो बैड डेट्स में क्या करना है अब हमें? बैड डेट्स क्या चीज़ होती है? बैड डेट्स वो जो पैसे जो हमारे मर गए हैं, जो डेटर नहीं हमारे पैसे दे रहा तो वो हमें राइट ऑफ करने होते हैं, वो बैड डेट्स के बारे में ट्रीटमेंट है। बैड डेट्स की एंट्री क्या बनती है? बैड डेट्स टू डेटर्स। तो बैड डेट्स कहाँ चले जाते हैं? P&L में। बैड डेट किस में चले जाएंगे गाइस? P&L में। और एसेट्स में वो डेटर में से हम माइनस कर देंगे, एसेट में से हम डेटर में से माइनस कर देंगे। राइट गाइस, और उसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो इसमें जर्नल क्या आएगा? P&L अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। P&L अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और P&L में कैसे आएगा? पहले तो बैड डेट्स, ये वाले बैड डेट्स या जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो बैड डेट्स को हम इकट्ठा लिख लेंगे, और उसमें ये जो प्रोविजन कैलकुलेट करी है ये वाली, ये यहाँ आ जाएगी, ऐड कर देंगे। और डेटर्स में से ये जो डेटर है उसमें से पहले बैड डेट माइनस किए थे। फॉर एग्जांपल ये 1,05,000 थे और ये बैड डेट कितने आ गए? 5,000। तो ये अब 1,00,000 बना ना, तो अब 1,00,000 का मान लो 5% और बनाना, तो 5,000 ये माइनस और हो जाएंगे, तो 1,05,000 ये 5,000, ये 95,000 यहाँ रह जाएगा, और ये 5,000 अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, और ये 5,000 तो ये वाला था। ठीक है जी, ये यहाँ इस तरीके से शो करना होता है हमें। राइट गाइस, चलिए उसके बाद है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये इसके बाद कैलकुलेट होती है। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? P&L अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये बिल्कुल ऐसी ही एंट्री है जैसे P&L टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किया था, उसी तरह P&L अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है। तो डेटर्स में से लेस हम बैड डेट कर देंगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कर देंगे, और लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कर देंगे। ठीक है जी, ये फिर उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए, जैसे यहाँ पे प्रोविजन के बाद कितना बच गया था? ये 95 बच गया था। ये मान लीजिए ना, मान लीजिए मतलब ये हमने एग्जांपल लिए 95 किया, और मान लो ये 3,000 और हमारा डिस्काउंट आ गया, तो ये 92 तो बैलेंस शीट में ऐसे शो होगा, और ये 3,000 हमारा यहाँ डिपिक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, ये इस तरीके से हमें शो करना है। और यदि कोई प्रोविजन एक्सेस बच गई है उसका क्या करना है? ये देखो, एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिटर्न बैक, उसको रिटर्न बैक कर देना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू
P&L। तो उसको किस तरीके से दिखाना है, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके क्रेडिट साइड में दिखा देना है, राइट गाइस। चलिए, तो अब इसके बाद हमारी जो एडजस्टमेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे है गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेप्टेड टू कैपिटल अकाउंट, ये तो ठीक है। P&L में ये एक्सपेंस के फॉर्म में आ जाएगी, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है, बट मालिक के लिए ये कमाई है, ऑनर के लिए, सोल प्रोप्राइटर के लिए कमाई होती है, इसलिए उसकी कैपिटल में ये ऐड हो जाती है, राइट गाइस। चलिए, अब आगे हम बात करेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, सॉरी अमंग स्टाफ। किसको दिया हमने, स्टाफ मेंबर्स को। तो जर्नल क्या हो जाएगी, स्टाफ मेंबर्स या स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस और सैलरीज अकाउंट डेबिटेड, सैलरीज अकाउंट को डेबिट कर देंगे या स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस को ही डेबिट कर देंगे टू परचेजेस करके, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हमने। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, ये तो परचेजेस में से लेस हो जाएगा, और अगर सैलरीज है तो सैलरीज में दूसरी तरफ ये ऐड हो जाएगा P&L में, या उसको अलग से दिखा दोगे टू स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस करके इस अमाउंट को, ठीक है जी। मान लीजिए ये 5,000 है, ये परचेजेस में से लेस हो जाएगा और ये यहाँ ऐड हो जाएगा, दिखा देंगे। और अगर सैलरीज में ही शो करना है, अगर वो कह रहा है कि सैलरीज का ही पार्ट बना दो उसको, तो सैलरीज में ये 5,000 ऐड कर देना, पर होएगा तो ये एक्सपेंस ही ना बेटा, राइट गाइस। चलिए, अब हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं अगली एडजस्टमेंट की, गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल्स, एडवर्टीजमेंट, चैरिटी फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर, कुछ भी हो सकता है, पर यूज क्या हुआ गुड्स। अगर तो वो सैंपल्स या एडवर्टीजमेंट है तो वो एडवर्टीजमेंट को डेबिट हो जाएगा, अगर चैरिटी दी है तो चैरिटी को डेबिट हो जाएगा या डोनेशन अकाउंट को डेबिट हो जाएगा, और अगर वो पर्सनल यूज के लिए लेके गया सोल प्रोप्राइटर तो ड्राइंग्स को डेबिट हो जाएगा, उसके बाद परचेजेस को क्रेडिट हो जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, परचेजेस में से ये तीनों या तीनों में से जो भी आपको गिवन होगा वो परचेजेस में से लेस हो जाते हैं, और उसको हम एक्सपेंस के फॉर्म में दिखा देते हैं। एडवर्टीजमेंट को और चैरिटी को तो एक्सपेंस के फॉर्म में दिखाएंगे, राइट गाइस। एक्सपेंस को, ये एक्सपेंस है ना, एडवर्टीजमेंट और चैरिटी तो एक्सपेंस के फॉर्म में नजर आ जाएगा, बट ये जो ड्राइंग्स के लिए वो सामान लेके गया है, गुड्स लेके गया है, वो कैपिटल से लेस होगा। वो कहाँ से लेस होगा गाइस, कैपिटल से लेस होगा, ठीक है जी, समझ आया गाइस। वो कहाँ से लेस होगा, कैपिटल से। चलिए, अब हम आगे डिस्कस करते हैं एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस। एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस में सबसे पहले है लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट का कैसे हो सकता है गाइस, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का कैसे हो सकता है, ये आ जाएगा लॉस बाय एक्सीडेंट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ठीक है जी। तो P&L में कैसे आएगा, टू लॉस बाय एक्सीडेंट, एंड बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस कर देंगे बाय लॉस बाय एक्सीडेंट। किस में से माइनस कर देंगे, लॉस बाय एक्सीडेंट से, ठीक है जी। और लॉस ऑफ स्टॉक कैसे होता है गाइस, लॉस ऑफ स्टॉक में जर्नल एंट्री क्या बनेगी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या आ जाएगा गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट में ये कैसे शो होगा, परचेज में से लॉस बाय फायर करके आप दिखा दोगे ऐसे, या जो भी एक्सीडेंट हुआ है। और P&L में क्या आएगा, वो लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा जो अनकवर्ड रहेगा, जो इंश्योरेंस कंपनी ने जिसका क्लेम नहीं दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 लाख रुपए का आपका लॉस हो गया, कंपनी ने बोला कि वो 60,000 रिकवर कर देंगे, आपको क्लेम दे देंगे, तो 60,000 यहाँ आ जाएगा और 40,000 का लॉस यहाँ आ जाएगा। ये क्या आ गया, इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अगर वो कंपनी सारे का सारा लॉस आपकी भरपाई कर देती है, फिर यहाँ नील आएगा, यहाँ कुछ आएगा ही नहीं। और बट ऑब्वियस है कि कम पैसा ही मिलता है, तो 60,000 ही यहाँ आएगा जो रिसीव हुआ है, और 40,000 जो नहीं रिसीव हुआ है वो हमारा एक्चुअल लॉस हो गया, वो P&L में शिफ्ट हो जाएगा। बट सामान तो 1 लाख का जल गया ना, एक्सीडेंट से या किसी भी वजह से, ठीक है जी। लॉस हमारा परचेज से माइनस हो जाएगा, राइट गाइस। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं 2 एडजस्टमेंट और, उसकी एडजस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये लॉस बाय फायर के बाद एक एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टमेंट में जो हमारी जर्नल एंट्री रहेगी, वो जर्नल एंट्री क्या रहेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म।
तो कैसे शो करेंगे, ये पी एंड एल में क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा, ठीक है जी। और उसी तरह बैलेंस शीट में ये कैसे आएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ये कैपिटल में से ही माइनस होगा, जैसे ड्राइंग्स माइनस होते हैं, कैपिटल में से ही क्या होगा गाइस, माइनस होगा, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है गाइस। और उसके बाद 16 नंबर में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन दो तरीके से हो सकता है, गिवन बाय फर्म, गिवन बाय फर्म। जब गिवन बाय फर्म है तो फर्म के लिए वो एसेट होती है, तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, इनकम। और टेकन बाय फर्म, टेकन बाय फर्म, तब वो क्या होती है, लायबिलिटी, तब वो क्या होती है, लायबिलिटी, तब इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, एक्सपेंस, तब इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, एक्सपेंस। तो मैं ये पार्टीशन कर देता हूँ, अब इसकी एंट्री करते हैं। पहले जो जर्नल एंट्री की मैं बात करूंगा, नेचुरली जब मैंने कहा कि इनकम है तो वो कहाँ जाएगा, पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। और इस तरफ क्या आएगा जर्नल, तो इसका रिवर्स आ जाएगा, इसका रिवर्स क्या आ जाएगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट पेड, राइट गाइस। तो इधर पी एंड एल में कैसे आएगा, पी एंड एल में कैसे आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड। और इधर पी एंड एल में कैसे आएगा, नेचुरली पी एंड एल में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, राइट हो। और इधर बैलेंस शीट में क्या आएगा, बोलो गाइस, अगर तो वो एक्रूड है तो वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्रूड होता है तो ये आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि ज़्यादातर ये ड्यू ही होते हैं ना, हाँ। तो ये क्या आ जाएगा इधर बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ओके गाइस, क्योंकि ये एक्रूड होगा तो वो इसी में ही आएगा, ठीक है जी। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल तो चला गया, लेकिन यदि वो एक्रूड है, दूसरा पोर्शन क्या आ गया, एक्रूड, ये तो आपको समझ लग गया ना कि पी एंड एल में जाना है। और क्या आएगा, ये एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि वो हमें मिलना है, और ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, राइट सर। अगर पेड हुआ तो यहाँ आ जाएगा, अगर आउटस्टैंडिंग है तो तब भी यहीं आएगा, तब उसकी डबल एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। गाइस समझ लग गया दोनों केसेस में ये कैसे करना है, ओके जी। चलिए अब हम इस आगे बात करते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स की, किसकी बात करेंगे, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स। तो इसको कर दीजिए पीछे शीट को, ये समझ आ गया ना आपको। अब इसकी बात करेंगे हम, वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, वो है आइटम्स इन द ट्रायल बैलेंस आर रिटन ओनली एट वन प्लेस, ईदर इन ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल और बैलेंस शीट। गाइज आपको पता है जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं सारी फिगर्स लेके, बिकॉज जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस में ही सारा कुछ आता है। तो वहाँ से आइटम्स जहाँ तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी या पी एंड एल में या बैलेंस शीट में, और उसके बाद आइटम्स गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस नोन एज एडजस्टमेंट्स आर रिटन एट टू प्लेसेस, वन इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट और दूसरा इन द बैलेंस शीट। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लेस पे लिया जाएगा, राइट गाइस। और उसके बाद व्हेन एडजस्टेड परचेजेस इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, देन जब ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, देन एडजस्टेड परचेजेस विल बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ओनली, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इन दिस केस विल नॉट बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, तब इस केस में वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं होगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड थ्रू परचेज अकाउंट, क्योंकि वो परचेज अकाउंट में एडजस्ट किया जा चुका है, राइट गाइस। और फिफ्थ इसकी जो एडजस्टमेंट है, बोथ बैड डेट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस एंड फर्दर बैड डेट्स गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस आर
एज एडजस्टमेंट आर डेबिटेड टू P&L अकाउंट एज बोथ आर लॉस टू द फर्म, दोनों लॉस है फर्म के लिए, बट जो फर्दर बैड डेट्स हैं आर डिडक्टेड फ्रॉम द सन्डी डेटर्स। ट्रायल बैलेंस के अलावा जो एडजस्टमेंट में बैड डेट गिवन है वो दो तरफ आएंगे सॉरी, वो ट्रायल बैलेंस से भी मैं ठीक है गाइस। तो एनी फर्दर प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर डाउटफुल डेट्स इज कैलकुलेटेड ऑन द न्यू बैलेंस ऑफ द डेटर विच इज लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ द बैड डेट्स गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस एज एडजस्टमेंट। स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ कोई भी जो फर्दर प्रोविजन रिक्वायर्ड है डाउटफुल डेट्स के लिए इज कैलकुलेटेड ऑन द न्यू बैलेंस ऑफ द डेटर्स, जो कि इसको माइनस करके आया है, डेटर में से जो बैड डेट माइनस करके जो आया है उस पर प्रोविजन लगेगी। ये जैसे मैंने आपको यहां करके भी बताया था। जैसे ये करके बताया था ना मैंने आपको, वो माइनस करने के बाद जो बचा उस पर प्रोविजन पर लगेगी। ठीक है जी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज कैलकुलेटेड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ डेटर लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग फर्दर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये दोनों को माइनस करने के बाद लगेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया था, राइट गाइज। सो इन इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट, फॉर एग्जाम्पल फायर ब्रोक आउट ऑन 1 अप्रैल 2021 डजंट इफेक्ट द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च, राइट गाइज। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स की। दो अप्लाइड एडजस्टमेंट्स, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं? देयर आर सिचुएशंस वेयर एडजस्टमेंट्स मे हैव टू बी मेड ऑल्दो दे आर नॉट गिवन इन एडजस्टमेंट। चाहे वो एडजस्टमेंट में नहीं भी गिवन, फिर भी वो हमें लेनी पड़ती हैं, उनको कंसिडर करना पड़ता है। ऐसी आइटम्स को क्या बोलते हैं हम, ऐसी एडजस्टमेंट्स को क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, लोन अकाउंट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, it should be ascertained whether the amount of interest due on loan for the complete accounting period is debited to interest account or not। ठीक है जी, लोन अकाउंट का जो इंटरेस्ट का रेट यदि साथ में गिवन है तो वो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो कितना पे हो चुका है और कितना पे नहीं हुआ। ठीक है गाइस, समझ लग गया आपको? चलिए, इसकी ना कुछ आगे एडजस्टमेंट है। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट कौन कौन सी होती हैं? वो दूसरी एडजस्टमेंट की तरह ही होती है, पर उनका ट्रीटमेंट वैसे ही डबल एंट्री पास करके करना पड़ता है फाइनल अकाउंट्स में, जैसे कि गिवन एडजस्टमेंट्स या मेंशन्ड एडजस्टमेंट्स का होता है। ठीक है जी। चलिए, तो सम एग्जांपल्स क्या है? ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ही है, पर ये मैं आपको वो एडजस्टमेंट बता रहा हूं कि जो वो गिवन होती है। जैसे गिवन होगा 10% लोन टू अकित गिवन ऑन 1 अगस्त, तो 60,000। तो अब लोन का ब्याज भी यहाँ गिवन है, रेट, और टाइम पीरियड भी यहाँ गिवन है। नीचे एडजस्टमेंट अलग से कोई नहीं होगी, आपको यहीं से कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा 8% लोन फ्रॉम योगेश टेकन ओवर ऑन 1 नवंबर, तो रेट भी गिवन है और डेट भी गिवन है और ये लाइबिलिटी है और यहाँ से हमें पेड इंटरेस्ट निकालना है। तीसरी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? 12% लोन टेकन ऑन 1 जून 1 लाख। चौथा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2500। उसके बाद लीज होल्ड प्रेमिसेस 10 ईयर्स ऑफ द रन फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 10 लाख। सैलरीज 11 मंथ की ऐसे भी गिवन हो सकती है हमें। उसके बाद पेटेंट राइट्स भी दिए हो सकते हैं कि 5 साल के, तो इसका मतलब 5 साल में ये राइट ऑफ करने हैं 20-20 हज़ार करके। इंश्योरेंस प्रीमियम वो कह रहा है 30 जून तक 36,000 पे किया, तो इसका मतलब 3 मंथ का हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा जो लेस करना है। 10% इन्वेस्टमेंट 5,40,000, इसका डेट के हिसाब से और रेट के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कितना एक्रूड है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी जब गिवन है तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कितना आ चुका है, कितना रहता है। ये ऐसे 54,000 बन जाएगा ना, पर उसका टाइम पीरियड के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कितना बनेगा, और इसके हिसाब से उसका कितना बैलेंस रह गया वो हमें रिसीव करना होता है, एक्रूड में दिखाना होता है, एक्रूड इनकम में। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही एडजस्टमेंट्स वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सबको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप इसके बाद आप प्रैक्टिकल अपने कूल माइंड से करके देखिए, मैं भी करवाऊंगा। ओके जी, डन।